हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। थोड़ा सा बीच में वीडियो लगातार अपलोड नहीं कर पाए। आप लोगों को पता ही है कि फ़िलहाल सभी स्कूलों में टूर्नामेंट चल रहे थे, तो मुझे भी बच्चों को लेकर कहीं टूर्नामेंट में जाना पड़ा, तो इस वजह से कुछ वीडियो हम बना नहीं पाए। लेकिन अब जितना टाइम मिलेगा उसमें पूरा आप लोगों का सिलेबस पूरा समय पर करवाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो आज चलते हैं हम अध्याय चौथा, क्योंकि हमने 3 अध्याय कंप्लीट कर लिए और 3 अध्याय के वीडियो भी अपलोड कर दिया गया है। और जितना अच्छा सुधार आप लोगों के संदर्भ में हो सकेगा वो सुधार किया जाएगा कि बच्चों को अच्छे से समझ आए, अच्छे से याद हो पाए और अच्छे से सुनने देखने में ठीक लगे। तो चलते हैं बच्चे, थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि ये पार्ट आप देख रहे हो हमारा है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। कौन सा पार्ट है? चौथा पार्ट है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। थोड़ा सा इसका परिचय जान लेते हैं। और आप लोगों को ये जो मानचित्र सा दिखाई दे रहा है, जो नक्शा दिखाई दे रहा है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या है? प्रतीक चिन्ह है। पहले हम थोड़ा सा इस अध्याय में देखेंगे कि सोवियत संघ के बिखरने के बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका के बारे में अक्सर हमें पढ़ने को मिलता है। और एक उभरते हुए जो विश्व में नई चुनौतियों का सामना करने के लिए इनके पुनर्निर्माण की भी बातें हो रही थी। तो इन्हीं चुनौतियों में थी कि अमेरिका की शक्ति का बढ़ना, क्योंकि हम सब पहले देख चुके हैं कि 2 ध्रुवीयता का अंत हो चुका था। अमेरिका का जो वर्चस्व है वो बढ़ गया था और सत्ता के समकालीन जो केंद्र उभर रहे थे उन सभी को हमने देखा था। तो ये सभी हम देखेंगे कि किस प्रकार से सुधार की प्रक्रिया और कठिनाइयों की एक मिसाल संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में जो होने वाले बदलाव है। क्या संयुक्त राष्ट्र संघ से भारत का जुड़ाव और सुरक्षा परिषद की सुधारों को लेकर उसका विशेष दृष्टिकोण, और इसके अंतर्गत हम महत्वपूर्ण भूमिका प्रमुख जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उन पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले हम पहले बात कर चुके हैं कि ये संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह है। और इस प्रतीक चिन्ह में आपको क्या ध्यान में रखना है? जो ये प्रतीक चिन्ह है इसमें आपको ध्यान में रखना है कि इसमें क्या है, एक तो दुनिया का नक्शा बना हुआ है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें दुनिया का नक्शा बना हुआ है। और साथ ही हमें इसमें जैतून की पत्तियाँ भी दिखाई दे रही है। आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, ये जैतून की पत्तियाँ है। ये पत्तियाँ विश्व शांति का संकेत करती है। ठीक है बच्चों, ये आ गया। ये हमारे अध्याय की शुरुआत पेज पर दिया हुआ है, जहाँ से हम अच्छे से देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं हम। अब हम देखते हैं कि हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ को आज की दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन माना जाता है। अमूमन इस संगठन के बारे में विश्व भर के बहुत से लोग एक अनिवार्य संगठन मानते हैं। और यह संगठन उनकी नज़र में शांति और प्रगति के प्रति मानवता की आशा का भी प्रतीक है। हमें संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संगठनों की ज़रूरत क्यों है, इनको देखेंगे। और इन पर विचार प्रमुख जो विद्वान हुए हैं उनके संदर्भ को भी देखेंगे। सबसे पहले डेग जो हैमरशोल्ड आपके सामने यहाँ दे रखा है, हमारा जो किताब है उसमें दे रखा है ये पॉइंट टू पॉइंट कि हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए। इसमें मैंने इसको अंडरलाइन करके विशेष इसलिए लाया हूँ कि यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुँचाने के लिए नहीं, बल्कि उससे नरक से बचाने के लिए हुआ है। नरक से बचने के लिए हुआ है, ऐसा किसने कहा था? तो आप लोगों को बताना, डेग हैमरशोल्ड। और डेग हैमरशोल्ड कौन था? संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महासचिव थे। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया होगा। और इससे हमें ये पता चलता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है इसका कितना महत्व है। ऐसी बात शशि थरूर भी कहते हैं,
अक्सर मैंने उसके संदर्भ में नहीं दिया, या शशि थरूर। शशि थरूर क्या कहते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना, इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा हमें ध्यान रहे तो अच्छी बात है। ये बोलते हैं कि बतकी की चौपाल के ठीक इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में खूब बैठकें होती है, दनादन भाषण होते हैं, खासकर आम सभा के वार्षिक सत्र में। जैसा कि चर्चिल कहते थे कि हथियार लड़ने से बढ़िया है कि जबान लड़ाई जाए। क्या ये बात बेहतर नहीं कि एक ऐसी जगह भी हो जहाँ दुनिया के सारे देश इकट्ठे हो और कभी कभार अपनी बातों से एक दूसरे का सर खाए, वनस्पति लड़ाई के मैदान में एक दूसरे का सर कलम करने के। ऐसा कौन कह रहे हैं? शशि थरूर जी। शशि थरूर जी के कहने का तात्पर्य इस जो मैंने बोला है इसका भावार्थ सिर्फ ये इतना सा है कि हमें युद्ध की बजाय, सर कलम करने के बजाय हमें बातों में ही माथापच्ची करते रहना चाहिए और जो भी समस्या है उनको सुलझाने का प्रयास करते रहना चाहिए। जिसके लिए बैठ के करने की ज़रूरत पड़े तो बैठ के खूब करो, बोलने की ज़रूरत पड़े तो खूब बोलो। एक ऐसी सभा, एक ऐसा मैदान होना चाहिए जहाँ खुलकर बातचीत किए जाए, विचार रखे जाए। तो इन दोनों के ये विचार इसके संदर्भ में थे। बाकी हम डेगेमोर्सोल्ड का पढ़ लिया। इसमें ध्यान रखना है संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को सर्व पहुँचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नरक से बचने के लिए हुआ, ऐसा डेगेमोर्सोल्ड ने कहा था। इसके बाद में अगर चलते हैं हम आगे तो देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता। किताब में पॉइंट टू पॉइंट नहीं दे रखा है, विस्तार से दिया हुआ है, लेकिन हमें पॉइंट टू पॉइंट याद रहेंगे तो हम विस्तार भी कर पाएंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता इसलिए कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान किया जा सके, पहला। दूसरा है युद्ध की रोकथाम करने में सहायक है, और तीसरा जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन विश्व के आर्थिक विकास में भी सहायक होते हैं। चौथा है प्राकृतिक आपदा महामारी से निपटने में मदद करते हैं। पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और आपसी सहयोग को बढ़ाने में मदद करते हैं। और छठा है वैश्विक तापवृद्धि से निपटने में सहयोग या विश्वव्यापी तापवृद्धि या ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। तो आपका प्रश्न यहाँ से उठता है तो आप इन पॉइंटों के माध्यम से आसानी से उत्तर दे सकते हो कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता क्या है। एक पूछे, दो पूछे, तीन पूछे, या आप कोई बड़े प्रश्नों में पूछा जाए, आपको कहीं कोई प्रेशर नहीं आएगी। अब बच्चों एक और बात बता देता हूँ, आपके हर अध्याय में इम्पोर्टेंट चीज़ें जितनी भी परीक्षा उपयोग रहेगी वो सारी यहाँ बता दी जाएगी। विशेषकर अलग से प्रश्नोत्तरी का भी वीडियो लाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल हम पहले अध्याय को समझ ले, पढ़ ले, ताकि वो चीज़ें बाद में आसानी से समझ आ सके। ठीक है, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई तो हम आगे चलते हैं। फिर अब देखेंगे हम संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास। जैसा तुम्हारी किताब में दे रखा है वैसे के वैसे सत्र 2024-25 के अनुसार उसी को पढ़ाया जा रहा है। और ध्यान रखना, इस वीडियो में जो हमारी किताब के अंदर दिया हुआ है उनको समझा रहा हूँ, और किताब के अंदर जो तिथियाँ है उसके लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, और जो मुख्यतः अलग से दिया हुआ रहता है ना पैराग्राफ टाइप में रंगीन सा बना के, और उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे ताकि उनसे भी उठने वाले प्रश्नों को हम हल कर सकें। तो अब देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास। पहले विश्व युद्ध ने दुनिया को इस बात के लिए जगाया कि झगड़ों के निपटारे के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने का प्रयास जरूर किया जाना चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? लीग ऑफ नेशंस का जन्म हुआ। किसका? लीग ऑफ नेशंस का जन्म हुआ। शुरुआती सफलताओं के बावजूद यह संगठन क्या नहीं कर पाया? दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ था, कब हुआ था बच्चों? 1939 से
1945। इसको रोक नहीं पाया, और जब इसको रोक नहीं पाया तो हमें फिर किसी न किसी और ऐसे संगठन की ज़रूरत थी जो कि ऐसे महायुद्ध को रोक सके। तो लीग ऑफ नेशन के उत्तराधिकारी के रूप में क्या आया, फिर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। और कब होती है? 24 अक्टूबर 1945 को। तो ये तारीख याद में रखनी है आपको। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब होती है? 1945 में। और 51 देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ घोषणा पत्र पर दस्तखत या हस्ताक्षर करने के साथ इस संगठन की स्थापना होती है। यानी 51 जो देश है ये संस्थापक देश है किसके? संयुक्त राष्ट्र संघ के। संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास क्रमबद्ध रूप से हुआ, उसकी जो तिथियां है उसका हम अलग से वीडियो लाएंगे। अभी फिलहाल आपको जो बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण याद रखना है वो ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। अब बात की जाए कि संयुक्त राष्ट्र जो संघ है इसका प्रमुख उद्देश्य कभी भी पूछा जा सकता है और हमें ध्यान में भी रहना चाहिए, चाहे कहीं भी कैसा भी छोटा प्रश्न आए चाहे बड़ा प्रश्न आए, तो हमें बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना और राष्ट्रों के बीच सहयोग की राह दिखाना। संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना और राष्ट्रों के बीच सहयोग की राह दिखाना। इसके संदर्भ में और आपको ये भी ध्यान रखना है कि 2011 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश कितने हैं? 193। 2011 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 193 थी और इसमें लगभग 26 स्वतंत्र देश शामिल है। और ये संयुक्त राष्ट्र संघ की जो आम सभा होती है इसमें हर एक सदस्यों को एक वोट हासिल है। कितने वोट हासिल है? एक वोट, ठीक है। अब देखते हैं हम सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य है। सुरक्षा परिषद में कितने? 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 जो स्थायी सदस्य होते हैं वो कौन कौन से? एक अमेरिका है, दूसरा रूस है, तीसरा ब्रिटेन है, चौथा फ्रांस है और 5वां चीन है। तो सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। अब बात की जाए कि यही स्थायी सदस्य क्यों है या इन्हें क्यों चुना गया, तो आपको बताना है कि दूसरे जो विश्व युद्ध के तुरंत बाद के समय में ये देश क्या थे? सबसे ज़्यादा ताकतवर थे और इस महायुद्ध के विजेता भी रहे, इसलिए इन्हें स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं हम। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे अधिक दिखने वाला सार्वजनिक चेहरा और उसका प्रधान प्रतिनिधि कौन होता है? कौन होता है? महासचिव होता है। ये ध्यान में रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे अधिक दिखने वाला सार्वजनिक चेहरा और उसका प्रधान प्रतिनिधि कौन होता है? महासचिव होता है। और वर्तमान महासचिव कौन है? वर्तमान महासचिव है एंटोनियो गुटेरस। कहाँ के? पुर्तगाल के। कहाँ के हैं? पुर्तगाल के। ये ध्यान में रखना आपको। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री भी है। एंटोनियो गुटेरस से संबंधित कुछ बातें हैं। इन बातों में सबसे पहला है कि संघ के ये 9वें महासचिव है। कौन से नंबर के है? 9वें नंबर के, ठीक है। दूसरा इनसे संबंधित कथन है, उन्होंने महासचिव का पद कब संभाला था? 1 जनवरी 2017। 1 जनवरी 2017। ये 1995 से 2002 तक पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रहते हैं। तो पुर्तगाल के प्रधानमंत्री कब से कब तक? 1995 से 2002 तक रहते हैं।
फिर 2005 से 2015 तक यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज रहे। यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज रहे कब से कब तक? 2005 से 2015 तक। ठीक है, ये है एंटोनियो गुटेरेस के संदर्भ में जो हमारी एनसीईआरटी की बुक में ऐसा कैसा दे रखा है। अब देखते हैं हम ये सारा सब हमने किस में देख रहे हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास के टॉपिक में अध्ययन कर रहे हैं। आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की कई शाखाएं और एजेंसियां हैं जो निम्न हैं, जो प्रमुख है। आपके लिए महत्वपूर्ण ये इस रूप में रहेगी कि इनका पूरा नाम पूछा जाता है, जो ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? जैसे WHO का पूरा नाम क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा है UNDP का पूरा नाम संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम, यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। फिर है UNHRC, यू से यूनाइटेड, एन से नेशंस, एस से ह्यूमन और आर से राइट और सी से कमीशन, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार आयोग। फिर ऐसे संबंधित ये है UNHCR, यानी यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज। अभी हमने बात भी किया था कि इस पर या इसके अध्यक्ष कौन रहे? एंटोनियो गुटेरेस। और कब से कब तक रहे? 2005 से 2015 तक। इसके कमिश्नर रहते हैं वो। ठीक है, तो ये याद रखना आपको। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका पूरा नाम UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, UNHRC संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, UNHCR संयुक्त राष्ट्र संघ शरणार्थी उच्चायोग। आपको पूरा नाम पूछा जाए तो आपको हिंदी में याद है तो आप हिंदी में लिख सकते हो, कहीं दिक्कत नहीं है कि अंग्रेजी में फुल फॉर्म लिखी जाए। और अंग्रेजी में भी आपको आती है, हिंदी में भी आती, तो आप दोनों रूप में भी लिख सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जैसे भी आपको सुविधा लगे उस हिसाब से आप याद रख लेना। वापस करा देता हूँ। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, UNHRC संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, UNHCR संयुक्त राष्ट्र संघ शरणार्थी उच्चायोग। आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ, ये इम्पोर्टेंट है, ये दोनों ये अच्छी तरह से याद रख लेना। यूनिसेफ ठीक है, ये यूनिसेफ का पूरा नाम अगर पूछा जाए आप लोगों से तो आपको बताना है संयुक्त राष्ट्र संघ बाल कोष। यूनाइटेड, यू से यूनाइटेड, एन से नेशंस, सी से चिल्ड्रंस, एफ से फंड, यानी यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, यूनिसेफ। यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ बाल कोष। क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ बाल कोष। अब ये आता है यूनेस्को। यूनेस्को क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन, यानी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, सोशल और कल्चर, ये तीनों चीज़ें आती, ध्यान देना इसमें। यूनेस्को में एजुकेशनल, सोशल और कल्चर, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन। ठीक है, ये आपका यूनेस्को का पूरा नाम है, जिसे बोला जाता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, सोशल एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये सब क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ की कई शाखाएं और एजेंसियां शामिल हैं।
आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगले वीडियो में देखेंगे हम शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।